दोस्तों, मेरा नाम सुमेर थावर है। गांव के लोग मुझे प्यार से सुमरू भी बुलाते हैं। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं और वैसे तो आपने अलीगढ़ गांव का नाम सुना ही होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अलीगढ़ गांव का इतिहास बड़ा ही पुराना है। लोग यहाँ की घटनाओं को पहले तो काल्पनिक बताया करते थे, लेकिन जब लोगों के साथ वास्तव में इस तरह की हरकतें होने लगी, तब जाकर लोगों को इस चीज़ का यकीन हुआ कि असल ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो आइए जानते हैं आखिर किस तरह से लोगों की काल्पनिकता के ऊपर से पर्दा उठ गया और वास्तविकता से रूबरू होकर उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया। तो चलिए जानते हैं इस घटना को और भी करीब से। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने दादाजी से भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी, जिन पर यकीन करना इतना आसान नहीं था। ऊपर से तब जब आप साइंस के कॉलेज में पढ़ रहे हो। वैसे तो हमारा गांव इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज की जनरेशन के बच्चे स्कूल में जाकर काफ़ी इंटेलिजेंट बन गए थे और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि गांव में धीरे धीरे अब अंधविश्वास के ऊपर से पर्दा उठने लगा। वैसे देखा जाए तो यह गांव के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत था कि लोग उन चीज़ों में विश्वास नहीं करते जो आज की दुनिया में साधारण बन के रह गई हैं। लेकिन कभी कभी बड़े बुजुर्ग लोगों की बात मानना बेहतर होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, तो वैसे वैसे लोगों के दिमाग से ये भ्रम निकलता जा रहा था कि भूत जैसी कोई चीज़ भी होती है। और फिर आती है एक ऐसी रात जिसकी क़यामत में पूरा गांव भय से दहल जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता था। हुआ कुछ ऐसा था कि वो एक अमावस की रात थी। कहने को तो वो अमावस की रात बाकी रातों की तरह ही एक रात होती है, लेकिन उस रात का अंधेरा अपनी डरावनी दास्तानों को बयां करता है। दहशत में गुजरते हुए हर पल भूतों की ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे इंसान इन चीज़ों से घबराता है, तो भूतों की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं अपने गांव के कुछ लोगों के साथ उस रात गांव में ही बैठा हुआ था। मेरे आसपास लगभग 3 से 4 जने थे। हम आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। वो क्या था कि कल से हमारा एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला था, तो ऐसे में गांव के कुछ लड़कों के साथ में एग्ज़ाम के बारे में ही डिस्कस कर रहा था। इतने में एक लड़के ने बोला, भाई गाँव की सरकारी स्कूल के अंदर कुछ दिखा है। उसकी बात सुनते ही जब मैंने सरकारी स्कूल की तरफ देखा, तो पहले तो मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन फिर ऐसा लगा कि वहाँ कोई लड़की और लड़का है। इतनी रात को जब हमें लगा कि वहाँ पर कोई गुपचुप करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने अपने हाथ में एक एक लकड़ी उठाई और सरकारी स्कूल के अंदर चल दिए। हमने दीवार के ऊपर से छलांग लगाई थी, क्योंकि सरकारी स्कूल का दरवाज़ा तो बंद किया गया था। तो ऐसे में किसी तरह से हम अंदर दाखिल हो गए। फिर जैसे हम अंदर पहुँचे, तो अंदर तो हमें ऐसा कुछ भी नज़र ही नहीं आया जो बाहर से दिखा था। इसलिए मैंने अपने दोस्त को बोला, अरे भाई तेरा दिमाग ख़राब है क्या, ऐसे हवा में बातें बोल देता है। इससे पहले कि मैं उसे 2-4 खरी खोटी सुनाता कि इतने में ही हमें एहसास हुआ कि उस स्कूल की छत के ऊपर से कोई ज़ोर से चिल्लाया था। हम सभी एक बार के लिए ऊपर की तरफ देखने लगे, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से बोला, चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं, कोई खतरे में हो सकता है। मैंने उनको इतना ही कहा था कि उनमें से मेरे 2 दोस्तों ने बोला, भाई हमें यहाँ पर कोई जांच पड़ताल नहीं करनी है, हम तो यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद मैंने फिर से उन दोनों को वहाँ से निकलने को बोला, क्योंकि मुझे भी ज़बरदस्ती करने का कोई शौक़ ही नहीं था। मैंने उन सभी को बोला, जिसको जाना है वो जा सकता है, हो सकता है स्कूल के अंदर किसी के साथ कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। फिर उसके बाद मेरे वो 2 दोस्त वहाँ से निकल गए। अब हम 3 जने ही बच गए थे। ऐसे में हम तीनों को टेंशन तो थी कि हमारे साथ भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन फिर भी किसी की जान की परवाह करके हम तीनों उस स्कूल की छत की तरफ चल पड़े। हालांकि हमें इससे घबराहट तो हो रही थी, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पहुंच गए। उस सरकारी स्कूल की छत के ऊपर पहुंचने के बाद भी जब हमें वहां पर कोई नज़र ही नहीं आया, तो ऐसे में हमें एक चीज़ का एहसास तो हो चुका था कि हो ना हो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बस थोड़ी देर पहले हमें यहाँ पर किसी की आवाज़ भी सुनाई दी थी और अब उस आवाज़ का आना एकदम से बंद हो चुका था। ऐसे में ये बात जाहिर थी कि या तो हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है या फिर किसी की जान सच में खतरे में है। इसी बीच मेरे एक दोस्त ने सरकारी स्कूल के उस छत के ऊपर एकदम से आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोल रहा था कि यहाँ पर कोई मौजूद है
या फिर नहीं, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें विफल हो गईं, क्योंकि उसके बार बार आवाज़ लगाने के बावजूद भी सामने से किसी का कोई भी जवाब ही नहीं मिला। आखिर में मैंने अपने दोस्तों से बोला, भाई लगता है यहाँ पर कोई नहीं है, हमें ज़रूर कोई वहम हुआ है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मेरी बात सुनकर उन्होंने भी अपनी अपनी गर्दन हिलाई और हाँ में जवाब दिया। हम सभी ने तुरंत ही वहाँ से निकलना शुरू कर दिया, लेकिन हम सभी जैसे दरवाजे के पास पहुँचने वाले थे तो एक बार फिर से एक भयानक आवाज़ ने हमारे कदमों को एकदम से रोक लिया। इस बार एक बार फिर से हमें ऐसा लगा कि कोई बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया है। इस बार की आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि इस दर्दनाक आवाज़ को सुनते ही हम सभी का दिल दहल उठा। लेकिन अब हम रुकने नहीं वाले थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, इसलिए यहाँ पर रुकने से बेहतर है कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। मैंने अपने दोस्तों को वहाँ से चलने को कहा था, लेकिन तभी मेरे एक दोस्त सनी ने एकदम से बोला, अरे भाई, अगर कोई सच में मुसीबत में हुआ तो हमको बहुत पाप लगेगा, क्योंकि हमने जानबूझकर उसकी मदद नहीं की है। इस पर मैंने उससे बोला, अरे भाई, जान उसकी बचाई जाती है जो दिखाई देता है, जो हमें नज़र ही नहीं आ रहा है, हम उसकी जान कैसे बचा सकते हैं। मेरी बात सुनकर वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक बार फिर से उसने बोला, देखो भाई, हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं, हो सकता है हमें कोई नज़र आ जाए। उसकी बात सुनकर इस बार भी मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से देख ही लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। हम फिर से डरते डरते वापस से स्कूल के अंदर चले गए। अब तक गहरी रात हो चुकी थी। हम सभी इतनी रात को घर में जाकर अपने बिस्तर पर आराम किया करते थे, लेकिन आज इस अजीब सी घटना ने हम सभी को अपनी नींद से बहुत ही दूर कर दिया था। हमें लगा कि अगर हम एक साथ इस स्कूल में इधर उधर घूमते रहे तो हमें शायद कोई भी नज़र नहीं आएगा, इसलिए हम तीनों को अलग अलग होना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त सनी को बोला, सनी तुम ऊपर जाकर देखो। और फिर मैंने अपने दूसरे दोस्त को बोला, भाई तुम नीचे के कमरे में देखते रहो कि वहाँ पर कोई है क्या। इधर मैं भी स्कूल के अंदर इधर उधर इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि कोई किसी का किडनैप करके स्कूल में छुपा देता है, जहाँ उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता। ऐसे में हम तीनों दोस्त अलग अलग होकर उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से हमें विफलता हाथ लगी। लेकिन अब की बार जो हुआ उसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम तीनों फिर से एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए और मैंने जैसे अपने तीनों दोस्तों को देखा तो उनसे पूछते बोला, भाई कोई सुराग मिला क्या। लेकिन उन दोनों की तरफ से कोई जवाब ही नहीं था। अंधेरा होने की वजह से मैं उन दोनों का चेहरा साफ साफ नहीं देख पाया, इसलिए मैंने उनसे कहा, चलो मेरे पीछे पीछे आओ, हम एक बार रसोई के पीछे देखते हैं। इस बार हम जैसे उस स्कूल की रसोई के पीछे पहुंचे तो मैं उन दोनों की उस चाल को देखकर हैरान हो गया। वो किसी रोबोट की तरह चल रहे थे। उनका चलना बहुत ही अजीब था, इसलिए मैंने अपने दोस्त सन्नी को बोला, अरे भाई, पागल वागल हो गया क्या, इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ और उससे कह पाता कि उसने अचानक ही मेरा गला पकड़ लिया और वो मेरे गले को इतनी ज़ोर से दबाने लगा कि मैं उसके सामने अब किसी भीगी बिल्ली की तरह बन गया था। मैं अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो मेरा लगातार गला दबाता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें फूल जाएंगी। धीरे धीरे मेरी आंख भी ऊपर चढ़ने लगी। फिर इसी बीच किसी ने झपट्टा मारा और जब मैंने उसे ठीक से देखा तो मैंने पाया कि ये मेरा दोस्त सनी था। सनी के उस जोरदार धक्के से मैं साइड में गिर गया था और उसके बाद मैंने सनी को बोला, भाई ये जगह सुरक्षित नहीं है, हम तीनों को यहाँ से भागना होगा, ये दोनों ही हमारे बहरूपिया शैतान है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया, पर अच्छी बात ये थी कि इस बार हम तीनों एक साथ में थे। अपने दोस्त सनी और विद्युत को एक साथ देखकर मुझे काफ़ी हद तक सुकून तो मिल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ये डर भी सता रहा था कि कहीं फिर से हम किसी बड़े खतरे में ना फंस जाएं। इसलिए मैंने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाए रखा। इधर हम जैसे दीवार के पास पहुँचे तो हमें ऐसा लगा जैसे कि पीछे से हम तीनों को ही किसी ने पकड़ लिया है और वो हमें खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हैरान की बात तो ये थी कि हमारे पीछे कोई था ही नहीं। ऐसे में एक बात तो पक्की थी कि इस सरकारी स्कूल की कुछ मायावी शक्तियाँ हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी हैं। हम तीनों ने अपनी तरफ से पूरा दम लगा दिया था, लेकिन हमारे ये दम एक पल के लिए भी काम नहीं आया और हमने जितनी कोशिश की वो सारी की सारी बेकार हो गई, क्योंकि हमारी तमाम कोशिशें उस पीछे खींचने वाले शक्ति के सामने एकदम साधारण थी। इतने में ही मेरे एक दोस्त ने चिल्लाते बोला, भाई हम में से किसी एक को यहाँ से भागना होगा, अगर हम में से एक भी यहाँ से भाग निकलता है तो जल्दी से घर वालों को बुला कर ले आएगा।
कहीं ना कहीं उसकी भी बात सही थी, क्योंकि अगर हम तीनों को अपनी जान बचानी थी तो या तो हम में से किसी एक को यहाँ से निकलना था या फिर हम तीनों ही मौत के घाट उतर जाते। हमारे दो दोस्त पहले ही अपनी जान बचा चुके थे और अब हमें भी इसी बात का अफसोस हो रहा था कि काश हम भी उनकी तरह हार मानकर यहाँ से निकल ही जाते तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती। लेकिन अब होने को कौन ही टाल सकता है। उसके बाद मैंने अपने मित्र विद्युत को बोला, भाई तू एक काम कर, एक बार कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर, हो सकता है ये पीछे खींचने वाली ताकत हमारा पीछा छोड़ दे। उसने कुछ करने की कोशिश तो की, लेकिन उसके द्वारा की गई हर कोशिश में हमें विफलता ही मिली। आखिर में थक हार कर हमने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और जैसे हमने अपने शरीर को ढीला छोड़ा तो हमें महसूस हुआ कि अब वो पीछे की तरफ खींचने वाली ताकत अब कमज़ोर हो गई है। जैसे हमने अपनी तरफ से जोर लगाना बंद किया तो उसकी तरफ से भी जोर लगाना बंद हो गया। हालांकि इस चीज़ को नोटिस करने में मैं सबसे पहले कामयाब हुआ। मेरे बाकी दोस्तों ने इस चीज़ के ऊपर इतना गौर ही नहीं किया, वो अभी भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को बोला, तुम लोगों को मेरे कहे मुताबिक एक काम करना है, तुम चुपचाप अपने आप को बहुत ही हल्के हल्के दीवार की तरफ खींचने की कोशिश करो। इस बार जैसे मैंने अपने दोस्तों को बताया था, उन्होंने अपने कदमों को ठीक उसी तरह से रखना शुरू कर दिया। और दोस्तों सच कहूँ तो इस चीज़ का एहसास करके ही मुझे हैरानी हो रही थी। तो मैंने महसूस किया कि अब हम बड़ी आसानी के साथ उस स्कूल की दीवार के पास चलते जा रहे थे। पर अच्छी बात ये थी कि अब हमें कोई भी अपने पीछे से खींचने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। इस समय ही मैंने जल्दी से दीवार पर अपना हाथ मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने अपना हाथ मारने की ट्राई की तो फिर से मैं एकदम पीछे सरक गया। यानी कि एक चीज़ तो पक्की थी कि जब भी हम इस स्कूल की दीवार की तरफ रफ्तार से जाने की कोशिश करेंगे तब अचानक कोई अदृश्य शक्ति हमें एकदम से पीछे खींच लेगी। और एक बार फिर से वहाँ की अदृश्य ताकतों ने इस चीज़ का एहसास करवा ही दिया था। अब मुझे सिर्फ इस चीज़ का डर था कि कहीं मेरी इस गलती की वजह से मुझे कोई और बड़ा दंड ना भुगतना पड़ जाए। इतने में ही मेरा एक दोस्त एकदम से पीछे की तरफ जाने लगा। इस बार वो इतनी रफ्तार से पीछे जा रहा था कि उसे कोई नहीं रोक पाया और फिर स्कूल के एक दरवाजे ने उसे अपने अंदर घसीट लिया। हमारी आंखों के सामने हमारा दोस्त मौत के मुंह तक जा रहा था, लेकिन हम कुछ भी कर पाने में पूरी तरह से नाकाम थे। हम चाहते तो थे कि हम अपने दोस्त की जान बचाएं, लेकिन दोस्तों अगर हम उसकी जान बचाने के लिए वापस से पीछे की तरफ भागते तो हमें अपनी जान बचाना नामुमकिन जैसा हो जाता। इसलिए हम किसी भी तरह से दीवार के पास पहुंचे और उसके बाद इस स्कूल से भागते हुए सीधा गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचने के बाद हमने इस घटना के बारे में एक एक जने को बताना शुरू कर दिया और शायद हमारी ये तरकीब काम कर गई। उस वक्त हमने अपने दोस्त के घर वालों को भी इस बात के बारे में बता दिया था कि हमारे स्कूल में क्या क्या हुआ था, लेकिन इस काम में हमें लगभग 10 से 15 मिनट लग गए। अभी भी 10 से 15 मिनट का वक्त हमारे दोस्त की जान ले सकता था। इसलिए किसी भी तरह से हम जल्द से जल्द सरकारी स्कूल के पास पहुंच गए और हम जैसे स्कूल के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर हमें अब कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। वहाँ केवल और केवल सन्नाटा ही पसरा हुआ था। वहाँ दूर दूर तक अपने दोस्त को ना देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। फिर इतने में मुझे वो कमरा याद आ गया जिसके अंदर हमारे दोस्त को लेकर जाया गया था। इसलिए मैं उसके घर वालों को लेकर उस कमरे में पहुंच गया। उसके बाद जो हमने देखा वो देखने के बाद तो हम सबकी हिम्मत ही टूट गई। हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गांव में एक ऐसा मातम हुआ शायद वो पहले कभी नहीं हुआ होगा। दरअसल हमने देखा कि मेरे दोस्त की गर्दन पंखे से लटकी हुई थी और वो मरा हुआ था। उसकी सांसें अब बंद हो चुकी थी और उसका शरीर अकड़ चुका था। किसी तरह से गांव के लोगों ने उसकी बॉडी को नीचे उतारा और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे घर ले गए। दोस्तों इस घटना ने उसके घर वालों को इस तरह से झंझोर दिया था कि कोई भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। हमें तो लगा था कि ये सिर्फ आज की रात की कहानी होगी, लेकिन फिर उस रात के बाद गांव में मातम शुरू हो गया। हर रात किसी न किसी की मौत होना नॉर्मल हो गई और सभी की सभी मौतें उस स्कूल के पास ही होती हैं। तो ऐसे में गांव के लोगों ने उस स्कूल के साथ गांव को छोड़ देना ही बेहतर समझा, क्योंकि गांव में हो रही रोजाना इस तरह की घटनाएं गांव को खाली कर रही थी। हमने बहुत बार उस सरकारी स्कूल के पीछे की कहानी जानने की कोशिश भी की, ना ही तो हम उस सरकारी स्कूल की किसी दास्ता के बारे में पता लगा पाए और ना ही गांव के किसी आदमी को मालूम था कि आखिर उस सरकारी स्कूल के पास